अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इनसाइड पाकिस्तान। मैं हूं मोहम्मद ज़फ़ीर। मुल्क में जारी माशी, सियासी और आइनी बहरान, साथ ही साथ नैब ऑर्डीनेंस का नैब खात्मे से लेकर तरमीम तक का सफ़र। माशी तौर पे तो मुल्क किसी हद तक बेहतरी की तरफ जा रहा है। खुशखबरियाँ आ रही हैं हर तरफ से, और ख़ास तौर पर स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन कौंसल पर अमल दरामद भी तेज़ कर दिया गया। और उसके बाद हमने देखा कि मार्केट जो है वो कॉन्फिडेंस मिला उसको। इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स भी अब पाकिस्तान का रुख करेंगे। लेकिन अब ज़रा अभी IMF के साथ जो IMF से किस्त मिलनी है उसके ऊपर मोडीज़ की जो रिपोर्ट्स हैं उन्होंने भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। ये वो सारी चीज़ें हैं जो थोड़ा सा पाकिस्तान के लिए मुश्किल सूरत हाल ज़ाहिर है थी, और उस चीज़ से निकल रहे हैं मामला। लेकिन खुशाइद बात यह है कि हुकूमत इसके ऊपर और उसके जो इत्तेहादी हैं वो फोकस हैं, और चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी की तरफ आ रही हैं। इलेक्शंस अगर होंगे तो ज़ाहिर सियासी इस्तेकाम आएगा, इस्तेकाम के साथ साथ माशी इस्तेकाम भी आएगा, सियासी इस्तेकाम बरकरार रहेगा। तो वज़ीर-ए-आज़म ने आज कहा कि खित्ते में पायदार अमन के लिए शंघाई ताउन तंजीम के रुकन ममालिक की ज़िम्मेदारी है कि वो पायदार अमन के लिए कोशिशें करें, और पाकिस्तान हमेशा अपना इनपुट देता है और देता रहेगा। दूसरी तरफ सिराजुल हक साहब ने एक बार फिर तनकीद का निशाना बनाया है मौजूदा हुकूमत को, उनके इत्तेहादियों को। अब वो ये कह रहे हैं कि कल भी उन्होंने कहा था कि हमारे फ़ैसले पाकिस्तान में होने चाहिए, बाहर नहीं होने चाहिए, चाहे दुबई में हों या लंदन में। आज वो ये डिमांड कर रहे थे कि हुकूमत बताए किस शर्त पर IMF से मायदा किया है, और ये मुतालबात माजी की हुकूमतें भी करती आई हैं, और इस वक्त ज़ाहिर सिराजुल हक साहब भी यही मुतालबा दोहरा रहे हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही है कि मौजूदा हुकूमत के पास ना तो माशी इस्लाहात हैं और ना ही इनके पास कोई रोड मैप है। हमाद अज़हर ने कहा प्रोपेगेंडे के ज़ोर पर इकॉनमी नहीं चल सकती, आवाम को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। लेकिन इस पूरे अमल में चूँकि माशी तौर पे अभी इशारिये जो हमारे इकॉनमिस्ट हैं वो भी ये बात कर रहे हैं, डॉलर कहीं मिल रहा है कि सस्ता मिल रहा है, कहीं महंगा मिल रहा है, शॉर्टेज है। लेकिन ये सारी चीज़ें कम से कम ये उम्मीद दिला रही हैं कि चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं। ज़ाहिर इसके रिजल्ट्स थोड़ा सा देर से आएंगे। इमीडिएटली पाकिस्तान जो डिफ़ॉल्ट की बातें हो रही हैं उस ग्रे एरिया से तो बाहर निकलता हुआ हमें नज़र आ रहा है, और इंशाअल्लाह ताला चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी। सियासी मौसम अभी तक जो है वो बड़ा गर्म चल रहा है, चूँकि लंदन, उसके बाद दुबई और अब सऊदीया, और फिर जब पाकिस्तान की बात करते हैं तो पंजाब पाकिस्तानी सियासत का मरकज़। ईद की छुट्टियां थी, इन दिनों भी जोड़ तोड़ चलता रहा, और अब देखना यह है कि निगरान सेटअप में कौन आ रहा है, कौन जाएगा, आने वाली हुकूमत किसकी होगी। मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो एक पंजाब में कहा जा रहा था कि मिलकर इंतखाबात लड़ा जाएगा, या सीट एडजस्टमेंट होगी। मिलने से मुराद ये था कि जहाँ पे मुस्लिम लीग नून का कैंडिडेट पिछले इलेक्शन में मजबूत था वहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसको सपोर्ट करेगी, और यहाँ पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पिछले इलेक्शन में मजबूत थी वहाँ पे मुस्लिम लीग नून उनको सपोर्ट करेगी। इसकी तरदीद कर दी है मुस्लिम लीग नून ने। उन्होंने कहा किसी भी तरह का किसी भी लेवल पे इंतहाबी इत्तेहाद नहीं होगा, ऐसा कहना मुस्लिम लीग नून का। लेकिन ज़रा अभी वक्त है, इलेक्शंस होंगे, क्या ये इत्तेहाद इस तरह का होगा तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को फ़ायदा होगा या मुस्लिम लीग नून को। पंजाब की जब हम बात कर रहे हैं तो बार बार वहाँ पे चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वोटर है वो अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जुड़ा हुआ है। उनके जो चेयरमैन हैं उनका फ़ैसला होना बाकी है, और जिस तरह का माहौल बनाया जा रहा है या बन रहा है तो इसमें ज़्यादा इम्कानात यही हैं कि उनके बगैर ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन में जाएगी। और अगर इन्हीं शराइत के ऊपर गई या इस माहौल में गई तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब में कोई मुकाबला कर सकेगी, वोटर उनका उनके कहने पे निकलेगा। दूसरी तरफ जहांगीर तरीन ग्रुप जो उन्होंने अपनी पार्टी बनाई है वो कितना डैमेज करेगा मुस्लिम लीग नून और नून को ख़ास तौर पे, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी वहाँ पे पंजाब को फोकस किए हुए है। जरदारी साहब मिशन लाहौर पे रवाना होंगे, देखना ये है कि वहाँ पे क्या माहौल बनता है। इन तमाम इशूज़ पे बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया जनाब आसिफ वाजा साहब ने, सीनियर सियासतदान है, सीनियर रहनुमा है मुस्लिम लीग नून के। वाजा साहब खुश आमदीद कहते हैं आपको शो में। जी बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया भाई साहब। एक तो ये बताइएगा सबसे पहले कि माशी तौर पे तो काफ़ी इशारिये इंडिकेटर्स बता रहे हैं कि चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं, थोड़ा सा मार्केट को बूस्ट मिला है, कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है। अब ज़ाहिर आहिस्ता आहिस्ता इन्वेस्टर भी आएगा, दोस्त मालिक भी सपोर्ट करेंगे। IMF के साथ ज़्यादातर इम्कानात यही हैं कि जो वहाँ से इमदाद आएगी उससे चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी। ओवरऑल मोराल बेहतर है। हुकूमत किसी हद तक पिछले कई दिनों से हम देख रहे थे
कि बैकफुट पे नज़र आ रही थी। अब आपकी जो कैबिनेट है उसको भी, हुकूमत को भी, पार्टी को भी बूस्ट मिला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जफीर साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इनवाइट किया और वक्त दिया। सर, गुजारिश ये है कि जो हमारे फेडरल मिनिस्टर से फाइनेंस मिनिस्टर जो है इसाक डार साहब और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब और इसाक डार साहब की टीम जी सर, बशमूल फॉरेन मिनिस्टर जो है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, सब लोगों को इस बात से बहुत ज्यादा परेशानी लाहक थी कि खुदा ना करे कि अगर पाकिस्तान डिफॉल्ट कर गया तो पहले भी हम कह चुके हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब कई दफा कह चुके हैं कि हमने अपनी खुद को दाव पे लगा दिया है, हमने अपनी सियासत नहीं बचाई, हमने रियासत को बचाया है। अगर इतनी मेहनत करने के बावजूद, मेहनत करने से मेरा मुराद ये है कि पाकिस्तान ने जो इस वक्त बजट पेश किया है वो टोटली IMF की रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक था। भले ये बात कुछ लोगों को इस पे क्रिटिसाइज भी करें मेरी बात को, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है, कोई दूसरी राय नहीं है कि ये बजट टोटली IMF की एडवाइस पे बनाया गया था। लेकिन उसके बावजूद भी वो हमें जो कर्जा देना था, जो रीशेड्यूलिंग होनी थी, वो देने को तैयार नहीं थे। उसकी वजह ये थी कि उनका जो ट्रस्ट था वो शेक हो चुका था। ठीक है, साबिक गवर्नमेंट। तो अब साबिक गवर्नमेंट को हम मुर्दे इल्जाम नहीं ठहराते, हम चाहते हैं कि जो होना था हो चुका। अब हमने डिलीवर करने की कोशिश किया और से ये खबर आई है कि वो $3 अरब जो है वो बवक्त जरूरत इस्तेमाल हो सकेंगे। उसके बाद $2 अरब जो है सऊदी अरब ने भी कमिटमेंट दिया है और $1 अरब के लिए UAE ने भी कमिटमेंट दी है और दीगर दोस्तों ने, मस्कत और चाइना और दीगर जो दोस्त मालिक हैं, वो भी इस वजह से हमारी फेवर करने को तैयार है क्योंकि ग्रीन सिग्नल दे दिया है IMF ने। ठीक है, अब देखना यह है कि ये IMF के जो उनके साथ MOU साइन हुए हैं, क्या उसका फायदा सिर्फ यही है कि पाकिस्तान डिफॉल्ट ना करे या इसके कोई दीगर भी आफ्टर इफेक्ट्स होंगे? जी, तो मैं अर्ज करता हूँ कि इसके बहुत ज्यादा आफ्टर इफेक्ट्स होंगे। जैसा कि डॉलर की जो रेट था वो डॉलर कमजोर होना शुरू हो गया है और पाकिस्तानी करेंसी जो है वो स्ट्रांग होना शुरू हो गई है 3 दिन में, और तकरीबन 25 से 30 रुपए $1 जो है वो डिक्रीज हुआ है और इतने परसेंट हमारी जो है अप्रॉक्सीमेटली 10% के लगभग हमारी करेंसी जो है वो इंक्रीज हुई है। उसके बाद ये है कि जो शेयर्स थे पाकिस्तान के, वो शेयर में भी, स्टॉक एक्सचेंज में भी बहुत ज्यादा, कल तो बहुत ज्यादा अप हुआ। तो उसका मतलब ये है कि अब जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है उसके आने के चांसेस भी पैदा हो गए हैं। अब हमारी एक्सपोर्ट बढ़ने के भी चांसेस पैदा हो गए, ज्यादा हो गया। ये तो बाजू साहब माशी तौर पे ज़ाहिर चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं और माहौल मोमेंटम बन रहा है। हुकूमत आपकी यानी कैबिनेट जो है वो मौजूदा असम्बली, जो नेशनल असम्बली है, वो 13 अगस्त को मुद्दत पूरी हो जाएगी। निगरान सेटअप ने आना है, सियासी तौर पर जोड़ तोड़ जारी है और निगरान सेटअप के लिए नाम भी डिस्कस किए जा रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर कौन होगा निगरान। क्या लगता है आपको? एक तो ये कि मुद्दत पूरी कर रहे हैं, कोई एक्सटेंशन वाला मामला नहीं है फिलहाल। देखिए हम चूंकि सियासी लोग हैं और डेमोक्रेटिक सिस्टम के पाबंद हैं जी, कि आज की तारीख तक इस गवर्नमेंट को 1 साल या 6 माह के लिए एक्सटेंशन देने का कतई तौर पे कोई ऐसी बात है, ठीक है, ना कोई ऐसी प्लानिंग की जा रही है। हम ये चाहते हैं कि विद इन ड्यू टाइम ये जो डिजॉल्व है असेंबलियां, इनको डिजॉल्व कर दें या ये अपना टेन्योर पूरा करके खुद ही खत्म हो जाए। ठीक हो गया। तो हमारी ख्वाहिश तो ये है कि पाकिस्तान की बेहतरी के लिए हम जो भी कर सकें वो होना चाहिए और फौरी तौर पे निगरान सेटअप आ जाना चाहिए। उसके लिए राहें मुतय्यन कर दी गई हैं, उनको एक रोड मैप उनके लिए तैयार किया जा रहा है कि आपने IMF के साथ इन शराइत के ऊपर हमने ये उनके साथ MOU साइन हुए हैं, ठीक है, आप भी पाबंद हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक विल है मियां शहबाज शरीफ साहब की, उनकी ये ज़ाती ख्वाहिश है और उनकी कैबिनेट की भी ये ज़ाती ख्वाहिश है कि खुदा करे कि ये जो इस वक्त IMF से कर्जा लिया गया है
ये आखिरी कर्जा हो, इसके बाद हमें अपने पैरों पे खुद खड़ा होना है। कब तक हम मकरूज रहेंगे, कब तक हम कर्ज ले लेके खाते रहेंगे। बाजा साहब, लास्ट वीक ईद से पहले शायद आपसे बात हो रही थी, पंजाब में सियासी जोड़ तोड़ और ख़ासतौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और आपके दरमियान कोई यानी किसी भी लेवल पे इंतखाबी इत्तेहाद, एक तो मुश्तरका लायामत तो नहीं हो सकता था, लेकिन सीट टू सीट या डिवीज़न टू डिवीज़न कोई डेवलपमेंट्स, उस पर आपकी तरफ से तो तरदीद आ गई है। मुस्लिम लीग नून कह रही है कि कोई इंतखाबी इत्तेहाद नहीं होगा। देखिए मैं अर्ज करता हूँ। पहली बात, बड़ा ही कैटेगोरिकली मैं आपसे अर्ज करना चाहूंगा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास पंजाब में कोई ऐसा हलका नहीं है जहां पे हमारे पास कैंडिडेट मौजूद ना हो। सही, नंबर 1। नंबर 2, कोई चंद एक सीटें ऐसी हैं जहां पर पंजाब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ख्वाहिश है कि हम वहां पे, जहां पे वो चाहते हैं जी कि उनके जो कैंडिडेट हैं वो असेंबली में जाएं। अगर वो ये चाहते होंगे कि हम उनके साथ एडजस्टमेंट करें, कुछ सीटों पे अपने कैंडिडेट खड़े ना करें और अपने वोटर से कहेंगे इलेक्शन में जब भी होगा कि आप इस शख्स को या इस पीपल्स पार्टी के आदमी को वोट दे दें। पहली बात तो ये है कि हमारा वर्कर, हमारा वोटर, हमारा सपोर्टर इस बात पे एग्री नहीं होने वाला। वो फॉलोअर्स हैं मियां नवाज शरीफ के, और सियासी तरबियत जो हो चुकी, अब तो चूंकि ये एक पीटीए में आ गई, लेकिन ज़हनी तौर पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की मुखालफत थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ। जी जी। अब हमारा वोटर तैयार नहीं हो सकता उनके साथ इत्तेहाद करने को, और जिस बात पे वोटर सपोर्टर एग्री नहीं होता, क्यादत वोटर की ख्वाहिश के खिलाफ कोई फैसले नहीं जा सकती। और ये मासी में जो एक्सपेरिमेंट आपने थोड़े बहुत किए हैं तो उसका नुकसान भी हुआ। एक चीज़ और, फिर हम आगे बढ़ेंगे मियां साहब की वापसी के हवाले से। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जो है वो भी कोशिश कर रही है, उनके साथ कोई पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आप उनके साथ इत्तेहाद कर लें, उनको मिला लें साथ? देखिए सर, मैं करूँ, अभी तो बिल्कुल भी पाकिस्तान आईपीपी जो है वो बिल्कुल नोमोलूद पार्टी है जी, और बिल्कुल ये बात भी दुरुस्त है कि उनके पास एमएनए या एमपीएस के कैंडिडेट भी हैं, लेकिन अभी उन्होंने मजे की बात, एमएनएस एमपीएस उनके पास इलेक्टेबल्स हैं, जो वो लोग हैं जो खुद आजाद उम्मीदवार या किसी भी हैसियत में इलेक्शन जीतते हैं। हाँ, मैं अर्ज करूँ, उनके पास शायद जनूबी पंजाब की हद तक उनके पास कैंडिडेट्स भी हो, लेकिन मैं बड़े अदब से बतौर बीइंग पॉलिटिकल वर्कर मैं ये अर्ज करूंगा कि अभी उन्होंने अपने वोटर नहीं पैदा किए, उन्होंने अपने वोटर नहीं बनाए। ऐसा ही, उनको सख्त मेहनत की जरूरत है। हम इत्तेहाद तो उस पार्टी के साथ करेंगे जिसके साथ हम गिव एंड टेक कर सकें, जहाँ पे हम समझें कि अगर ये हमारी सपोर्ट करेंगे तो हमारा कैंडिडेट जो है वो जीत जाएगा। तो मैं ये समझता हूँ कि शायद उनके पास कोई एक आधा इंडिविजुअल ऐसा हो जिसके साथ हम वो इस पोजीशन में हो कि हमारे साथ वो बार्गेन कर सकें, गिव एंड टेक कर सकें। लेकिन अदरवाइज मैं ये समझता हूँ कि अभी तक उन्होंने कोई सियासी बात नहीं की, अभी ना ही उन्होंने किसी तरीके से, ना ही उन्होंने वो अपना मैनिफेस्टो दिया है, अपना आइन नहीं दे सके, और अवाम के पास अभी तक वो नहीं जा सके, कोई रैली नहीं निकाल सके, कहीं पे वो अपनी स्ट्रेंथ शो नहीं कर सके। इसलिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून एक बहुत बड़ी पार्टी है। आप ये ना समझें कि पिछले 2018 में हमारा इलेक्शन छीना गया था, हमारा इलेक्शन चुराया गया था, इस वजह से हमारी गवर्नमेंट ना बन सकी और बड़ी आसानी। लेकिन वजह की बात, पंजाब में अक्सरियत में थे आप, पंजाब में तो हमारी सीटें ज्यादा थी पीटीआई की से, लेकिन वो जहाज भर भर के जहांगीर तरीन साहब ले गए और बोरियां भर भर के नोटों की और जहाज भर भर के ले गए, और आपने देखा कि ऐसे लोगों को चीफ मिनिस्टर पंजाब बना दिया गया, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वर्कर थे, जो लीडरशिप थी, उनमें से किसी को भी ना तो किसी को कोई वजारत अच्छी दी गई और ना ही किसी को जो सूबाई वज़ीर आला थे वो बनाया गया, और इस वजह से उनका जो एमपीएस थे वो बहुत नाला थे, बहुत नाराज थे, और उनके जो जिसको कहते थे कि वो वसीम अकरम प्लस साबित होगा, वो 0/0 था, और 0/0 होके अरबों रुपए लूट मार के
अरबों रुपए के गबन करके, अरबों रुपए की करप्शन करके अपनी तिजोरियां भर के वो चलते बने। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बर्बादी में उस शख्स का भी हाथ है जिसको उन्होंने चीफ मिनिस्टर पंजाब बनाया था। और आज वो लोग सोचते हैं कि वो 4 साल अगर हमने किसी वर्कर को या किसी लीडर को चीफ मिनिस्टर पंजाब बनाया गया होता तो आज पाकिस्तान में पंजाब की जो हालत ज़ार है, लाहौर की जो हालत है, या जितनी डेवलपमेंट मियां शहबाज शरीफ साहब ने अपने दौरे कुमुद में 3 दफा की, उसके 1% भी ये काम नहीं कर सके। ना ये 50 लाख नौकरियां दे सके, ना 1 करोड़ घर दे सके। बस सब इसमें कोशिश की वो जरा अभी ये जनूबी सूबा पंजाब बना सके। जी, इलेक्शंस में पता चल जाएगा। इनके जो वादे थे लोग इनको रिजेक्ट करते हैं कि जाहिर है लोग कारकर्दगी को वोट देते हैं, वोटर से आना हो गया। अब तो डिजिटल का दौर आ गया। वैसे भी भाई साहब, आपको लगता है नवाज शरीफ साहब वतन वापस आएंगे, वापसी होगी, इलेक्शंस वही लीड करेंगे और भरपूर तरीके से शिरकत करेंगे? देखिए, इसमें इट हैज बीन डिसाइडेड जी कि मियां नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आएंगे और पाकिस्तान आके जो भी सूरत हाल हो, गिरफ्तार होना पड़ा गिरफ्तार होंगे। अगर प्री रेस्ट बेल उनको दी गई तो प्री रेस्ट बेल पे लेके, या अगर अदालत ने जो नई कानून साजी हुई है उसका रिलीफ उनको दिया और फ्री भी किए गए जाएंगे, क्योंकि उनके खिलाफ जो जिस केस में उनको सजा हुई है उनमें जो को फ्यूज है उनके हमारी मुलजमान मरियम बीबी और तीजरन सब के सब बरी हो चुके हैं। तो इसमें इसका मतलब ये है कि वो उनके खिलाफ कोई केस साबित नहीं हुआ, वो इंशाल्लाह बरी भी होंगे। और मैं आपको एक बात 100% गारंटी करता हूँ कि मियां नवाज शरीफ साहब इलेक्शन की कैंपेन में यहाँ पे आके उसको लीड करेंगे, लेकिन डेट नहीं बता सकता। डेट सिर्फ और सिर्फ मियां नवाज शरीफ साहब ही अनाउंस करेंगे। और वही सर डेट ना बताएं, महीना ही बता दें सर। ये इलेक्शन से पहले है, ये जब भी इलेक्शन होगा और जो इलेक्शन होगा ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो इलेक्शन अनाउंस करेंगे अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। और जब वो इलेक्शन अनाउंस करेंगे मियां नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान। सही। दूसरा सर, जाते जाते बाजवा साहब ये बताइएगा, ये सर कश्मीर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वज़ीर आज़म था और वो वज़ीर आज़म अदालती फैसले के मुताबिक नाअहल होकर वो हट गए, उनको हटा दिया गया, फिर उन्हें PTI भी छोड़ दी। अब GB के जो में वहाँ पे खालिद खुर्शीद साहब थे, जाली डिग्री केस में अचानक वो भी आज नाअहल हो गए, वहाँ पे भी जोड़ तोड़ जारी है। तो ये क्या हो रहा है सर? ये कौन है मूवर्स एंड शेकर्स जो इस तरह के फैसले कर रहे हैं? सर वो बड़े बदकिस्मत थे, क्या नाम है उनका, जो GB के चीफ मिनिस्टर थे, वो अगर समझदार होते, सयाने होते तो वो अपना केस सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में ले आते, तो फिर उनके साथ ऐसा ना होता। सही, मेरी बात आप समझ गए होंगे सर। समझ तो गए, लेकिन ये केस पहले मतलब इतना अर्सा इंतज़ार किया गया इसके ऊपर, तो बहरहाल खैर इसके ऊपर क्या बात की जा सकती है। लेकिन एक चीज़ तो है सर, आपकी हुकूमत थी, आप यहाँ वफाक में उसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी और आपकी कश्मीर में हुकूमत थी, लेकिन किसी तरह का जो प्लान था वो नहीं किया गया, उनको कश्मीर की हुकूमत को नहीं छेड़ा गया। इसी तरह KP में आपको याद होगा 2013 में आपकी हुकूमत वफाक में थी, KP में आपके पास नंबर्स थे, चेंज कर सकते थे, लेकिन आपने कहा नहीं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास अक्सरियत है, अददी अक्सरियत। ये बड़ा पन था जी। तो सर वो चीज़ें आज डिस्टर्ब हो रही हैं, ये चीज़ें आज भी इसका मुजाहरा होना चाहिए था, जो क्या जो जोड़ तोड़ हो रहा है, ये कोई आप खुद जमहूरी लोग हैं, तो ये तो कुछ खुशाइंद नहीं है। देखिए, जो आपके इल्म में है जफीर साहब के, पाकिस्तान की अदलिया का, हमारी अदलिया कहाँ खड़ी है जी, और इंटरनेशनल लेवल पे भी हम कहाँ खड़े हैं। और मैं आपको अर्ज करूं कि जब 2008 से और 2013 तक गवर्नमेंट रही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जी, तो जो फंडामेंटल राइट्स की तंजीमें थी उन्होंने इतना प्रेशराइज किया था कि उन्होंने कहा कि आपकी जो अदालतों में जो फैसले होते हैं वो मेरिट के ऊपर नहीं हो रहे और हम नहीं मानते। और उन्होंने इतना प्रेशराइज किया कि 2008 से लेके 2013 तक
पाकिस्तान में किसी भी मुलजम को जिसको सजाए मौत अनाउंस भी हो चुकी थी उसको फांसी नहीं दी जा सकी थी उन 5 सालों में। जी, ये बड़ा हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है। ये हमें सोचना होगा, हमें रिविजिट करने की जरूरत है। हमें चेक एंड बैलेंस का निजाम देखें। अगर कहीं भी कोई फैसला एक शख्स करता है तो उसके ऊपर अगर कोई लोअर ग्रेड का आदमी गलत फैसला करता है तो उसके ऊपर वाले उसको सर्विलेंस करते हैं कि आपने ये गलत काम किया, आपने ये गलत फैसला किया। लेकिन पाकिस्तान की अदलिया में कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि अगर कोई फाजल जज साहब जो लोअर कोर्ट में हो या सेशन कोर्ट में हो या हाई कोर्ट में हो या सुप्रीम कोर्ट में सिंगल हो या डबल बेंच हो, किसी के ऊपर कोई पाबंदी नहीं है, किसी के ऊपर चेक एंड बैलेंस नहीं है। जो जिसका जी चाहे वो बात कर दे और जो जिसका जी चाहे कमेंट करे और जो कमेंट अलहदा करे और जब फैसला करे उसके एडवर्स करे। तो कोई पूछने वाला नहीं है। इसके लिए विजिट करना पड़ेगा, रिविजिट करने की जरूरत है। वो शुक्रिया जनाब आसिफ बाजवा साहब। आप बता रहे थे कि बहुत सारी पॉलिसीज़ हैं और इदारे हैं, उनको अपनी फैसलों पे अपनी चीज़ों के ऊपर अपनी पॉलिसी के ऊपर नज़रसानी करनी होगी। इसमें मज़ीद बात करेंगे जो एक हलचल मची हुई है पाकिस्तानी सियासत में और इकॉनमी में, उसके ऊपर भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कमर्शियल ब्रेक।